Chapter 2 Biological Classification. In the previous video, we have discussed about the first kingdom, that is Kingdom Monera. Before taking up Kingdom Protista, let's talk about the structure of bacterial cells. तो पहला बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर होता है कोकस. ये राउंड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं या फिर इनको स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज भी बोल सकते हैं. इसका प्लूरल फॉर्म होता है कोकाई. नेक्स्ट आते हैं बेसिलस. ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बेसिलस बैक्टीरियाज में स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं. इसका प्लूरल फॉर्म है बेसिलाई. Our third bacterial structure is spirillum. Spirillum स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं. इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए. स्पाइरलम का प्लूरल फॉर्म होता है स्पाइरला. नेक्स्ट इज द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया नोन एज विब्रियो. इन सारे बैक्टीरियाज में बेसिलस बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है. दो कोकस अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस. ऐसे ही अगर दो बेसिलस प्रेजेंट हैं तो वो हो जाएंगे डिप्लोबेसिलस. दो स्पाइरलम प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे डिप्लोस्पाइरलम और विब्रियो के केस में डिप्लोविब्रियो. ऐसे ही अगर 5 कोकाई बैक्टीरियाज प्रेजेंट है तो वो हो जाएंगे स्ट्रिप्टोकोकस. बेसिलस के केस में स्ट्रिप्टोबेसिलस, स्ट्रिप्टोस्पाइरलम एंड स्ट्रिप्टोविब्रियो. 5 विब्रियो अगर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं तो. अगर कोकस बैक्टीरिया क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्टाइफोकोकस. अगर बेसिलस बैक्टीरिया क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा स्टाइफोबेसिलस. सेम इसी तरह स्टाइफोस्पाइरलम एंड स्टाइफोविब्रियो. We are now starting with another kingdom, that is Kingdom Protista. Kingdom Protista में सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं. अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा टर्म दी थी. इसका ब्रीफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट एंड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आते हैं. प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं, इसीलिए वो हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं. और सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट डेड और डिके मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स. जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स. और जो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स. आपके चैप्टर में 2.2 से स्टार्ट करते हुए हम हर एक कैटेगरी को डिटेल में स्टडी करेंगे. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं. सबसे पहले तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में आते हैं. उसके बाद वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में रह सकते हैं. फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, हीट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक हो सकते हैं. जब हमने प्रोटिस्टा किंगडम का डिवीजन देखा था तब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया था. प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है
क्योंकि कुछ प्रोटिस्ट में प्लांट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एनिमल्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ फंजाई की तरह एक्ट करते हैं। प्रोटिस्टा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होती हैं लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से हो सकता है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्रोटिस्टा में जब होती है तो वो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन दोनों इन्वॉल्व करती है। नाउ स्पेसिफिकली वील टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट स्टार्टिंग विथ क्राइसोफाइट्स। गोल्डन एल्गी और डायएटम्स क्राइसोफाइट्स में आते हैं। क्राइसो मतलब होता है गोल्डन और एल्गी इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। इनका हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर एंड मराइन, दोनों में रह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देखा जा सकता है, नेकेड आइज से ये ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखते हैं। जैसे कि जू प्लैंक्टन्स होते हैं, वो पानी के अंदर पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। जू प्लैंक्टन्स भी किस में आते हैं? क्राइसोफाइट्स में। फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्स की होती है, इसीलिए ये डाई एटम है। डाई मतलब 2, तो ये 2 थिन सेल वॉल्स मिलकर एक कलेक्टिवली शेल बना लेती हैं जो कि इनडिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब वो शेल जो सेल वॉल से मिलकर बना है उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते और वो डीकम्पोज भी नहीं होता। इसलिए बहुत सालों तक जब वो सेल वॉल जमा हो जाती है उसका पाइल कलेक्टिवली डायएटमेशियस अर्थ बनाता है। अब क्योंकि इस अर्थ की सॉइल बहुत ग्रिटी हो जाती है, मतलब उसका टेक्सचर बहुत रफ हो जाता है, वो पॉलिशन के काम आती है और ऑयल और बाकी सिरप्स को फिल्टर करने के काम आते हैं। जैसे लैंड पे चीफ प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद का खाना खुद बनाते हैं, फिर हीट्रोट्रॉफ्स को भी फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से क्राइसोफाइट्स ओशंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और दूसरों को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गया क्राइसोफाइट्स के बारे में। अब अगर हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मराइन वाटर में मिलते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू या रेड दिखते हैं। जिस डाइनोफ्लैजिलेट की बॉडी में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो उसी कलर का अपीयर होगा। इनकी बॉडी में जो सेल वॉल होती है उसके आउटर साइड पर एक सेल्यूलोज की बहुत मोटी कवरिंग जमा हो जाती है और डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब 2 और फ्लैजिलेट्स मतलब 2 फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल लोकेटेड होता है और दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्सली लोकेटेड होता है। कभी कभी रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन की फेज में चले जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं जिससे कि सी का कलर भी रेड हो जाता है। उसको रेड टाइड्स बोलते हैं और इतनी क्वांटिटी में जब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो वो मराइन एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलिक्स। In the next video, we will take up euglenoids,
slime molds and rest of the protozoans.